Hey what's up guys, welcome back once again। हमारी पृथ्वी की तबाही के 40 साल, जब दुनिया में ना ही खाने को और ना ही पीने को, पूरी दुनिया दो अलग ग्रुप में बढ़ चुकी है, जिसमें से एक तो सर्वाइवर कहा जाता है जो जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है स्वान जो कि उन लोगों की पूजा करते जो मरकर वापस जिंदा हो जाते हैं, यानी कि ज़ॉम्बीज़ की। अब स्वान को खाने को ढूंढने की ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो क्या खाते हैं ये तो आपको अच्छे से पता है, पर इस वीडियो में आप कुछ अलग चीजों को देखने वाले हैं और वही चीज इस कहानी को सभी से हटकर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ लोग जो समुद्र में मछलियों को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं और ये सर्वाइवर हैं जिसमें टोटल 3 लोग हैं, एक आदमी बेन, उसकी दोस्त ट्विटर और रिचा। ये लोग काफी समय से ऐसे ही समुद्र में घूम रहे ताकि कुछ खानों को इकट्ठा कर सके, और इनके साथ ज्यादा कुछ नहीं आता क्योंकि अब समय के साथ मछलियां भी नाम मात्र बची हुई है। समुद्र में इस बीच बेन को दूर से आती हुई एक लाइफ बोट दिख पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसी के लोग होंगे। लेकिन जब उसने उस बोट पर लगे काले झंडे को देखा तो वो चौकन्ना हो गया क्योंकि वो स्वान थे और उसने ये बातें बाकी 2 को भी बताई। कहा कि वो चुप जाए वरना लड़कियों को देखकर वो उन्हें कुछ गलत करने का सोचेंगे। अब जब वो भी उसके करीब आए तो बेन ने देखा कि उन्होंने अपनी बोट पर एक व्हाइट मैन को पकड़ा हुआ है जो कि सर्वाइवर ही लग रहा है। पूछने पर पता चला कि उसे उन लोगों ने पास में एक जगह से पकड़ा। बोट पर बैठा शख्स बेन से पूछता है वो कहाँ जा रहा है और यहाँ इस जगह पर क्या कर रहा है। तब उसने कहा कि वो मछलियां पकड़ने के लिए आया है पर एक भी मछली उसे नहीं मिली और इसीलिए वो वापस लौट रहा है। लेकिन उन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्हें ये बड़ी बोट चाहिए थी। इससे पहले कि वो उस पर चढ़ते, पानी में दोनों लड़कियां छुपकर कूद जाती हैं और पीछे से जाकर उन लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालती हैं। उन्होंने रेमी को भी आजाद करवा लिया, लेकिन क्या इन्होंने सही किया? अगर स्वान को पता लग गया कि उनके लोगों को सर्वाइवर ने मार दिया तो वो युद्ध शुरू कर सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल अब बातचीत के दौरान रेमी बताता है कि वो अपने लोगों के साथ एक छोटे से द्वीप पर रहता है, लेकिन जब एक दिन वो खाने को ढूंढने के लिए थोड़ी दूर आए तो इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर अब वो यहाँ पर है। ये सब सुन बेन कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे आइलैंड पर छोड़ देंगे, लेकिन बदले में हमें कुछ खाने पीने का सामान मिलेगा। रेमी मान जाता है। फिर इन लोगों को लेकर अपनी उसी द्वीप पर पहुंचता है जो समुद्र के एकदम बीच में था। लेकिन अभी वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें पहले तो यहाँ की सिक्योरिटी को एहसास दिलाना होगा कि वो लोग सही है। इससे पहले रेमी अपने लोगों को बाहर आने को कहता है। तब जेम्स जो कि आइलैंड का मालिक है और यहाँ के लोगों का मास्टर भी है, वो बाहर आता है और रेमी को देखकर बहुत खुश होता है। तो बेन उसे सब कुछ बताता है कि कैसे उन्होंने उसके आदमी को बचाया तो वो इसका कुछ रिवॉर्ड दे ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। पर जेम्स उसके टाइम खोटी करना शुरू कर देता है, जो देख बेन और बाकी दोनों लड़कियों को कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें ये लोग ठीक नहीं लग रहे थे। एक तो ये लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस है। इतने में जेम्स रिचल को देखकर ठहर सा जाता है और पूछता है कि क्या वो पहले भी यहाँ आई है। पर रिचल तो पहली बार यहाँ पर आई है और पहली बार ही बात भी कर रही है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। उसका कहना है कि उसने उसे एक फोटो में देखा है जिसमें वो अपनी बहन के साथ थी, पर रिचेल की बहन तो मर चुकी है। जेम्स उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, असल में तुम्हारी बहन ने ही मुझे इस द्वीप को ढूंढने में मदद की थी। मेरे पास उसका कुछ सामान भी रखा है, अगर तुम्हें वो ले जाना है तो ले जा सकती हो। अब अपनी बहन के बारे में इतना सब जानने के बाद रिचेल थोड़ी भावुक हो जाती है और फौरन इन लोगों के साथ जाने लगती है। हालांकि बेन को अभी भी इन लोगों पर भरोसा था, लेकिन ये लोग रिचेल को ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते, इसीलिए ये भी उसके साथ चले जाते हैं। एक दीवार को पार करने पर ये सभी एक छोटी सी बस्ती में पहुंचते हैं जो कि स्वान वालों से दूर है और यहाँ खतरा भी कम है। इन सर्वाइवर को इन्होंने यहाँ पर जीवन को सफल बनाने के लिए हर वो चीज रखी है जो होनी चाहिए। इस बीच जेम्स रिचेल को उसकी बहन स्टेसी की आखिरी अमानत सौंप देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि अभी तक वो उसे यही लग रहा था कि उसकी बहन मर चुकी है। लेकिन जेम्स ने बताया उसकी बहन यहाँ पर उनके साथ तकरीबन 3 साल रही थी। फिर एक दिन अचानक वो चली गई, परंतु जाते जाते उसने कहा कि वो लौट कर जरूर आएगी। कब आएगी ये उसने हमें नहीं बताया। अपनी बहन की आप बीती को सुनने के बाद उसका दिल पूरी तरह से छन्नी हो जाता है क्योंकि माता पिता के जाने के बाद वही एक लौती थी उसका सहारा, लेकिन अब वो भी पता नहीं कहाँ होगी। वहीं बेन को भी इन लोगों पर धीरे धीरे करके भरोसा होना शुरू हो चुका है। उसने आज की रात यहीं पर रुकने का फैसला किया। इस दौरान रेमी और रिचेल के बीच काफी बातचीत होती है, परंतु जब दोस्तों सुबह हुई तो एक भौकाल आ गया। वो क्या है चलिए आप खुद ही देख लीजिए। एक तेज धमाके की आवाज ने सभी की नींद उड़ा दी। जिसके पास जो कुछ भी था उसे लेकर ये बाहर निकले। दरअसल इन पर कुछ ज़ॉम्बीज ने एक साथ हमला कर दिया है जिन्हें स्वान ने भेजा था और इसीलिए अब जेम्स कहता है कि हमें उनसे लड़ना होगा। पर जो लोग कल आए हैं वो यहीं पर रुके क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है बल्कि हमारी है। लेकिन बेन और ट्विटर नहीं मानते और उनके पीछे चले जाते हैं। तो हम देख पाते हैं कि कैसे ज़ॉम्बीज ने एक एक करके इन लोगों पर हमला कर रहे हैं।
लेकिन जेम्स और उसके लोगों ने इस जगह पर कुछ जाल बिछाए जिसमें फंसकर वो सभी एक एक कर मारे जाते हैं। पर कुछ तो ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ चुके हैं और फैल गए हैं। इधर बस्ती में सिर्फ रशेल और रेम ही अकेले बचे हैं ताकि वहां की रक्षा कर सके। तभी रशेल को जेम्स का सीक्रेट बक्सा मिलता है जो वो किसी को हाथ लगाने नहीं देता, पर आज मौका मिलने पर रशेल उसे खोल लेती है। इसके अंदर उसे कुछ लोगों की फोटोज मिली थी जिसमें उसकी बहन स्टेसी की भी तस्वीर थी। ये देखकर वो हैरान थी कि यहाँ पर क्या कर रही है। तब पीछे से रेमी आकर उसे बताता है उसकी बहन कहीं गई नहीं बल्कि उसे स्वान उठा कर ले गए, जो कि इस पूरे आइलैंड पर फैले हुए हैं। हम लोग बस एक छोटे से एरिया में रह रहे हैं पर वो हर जगह है। उन्होंने जेम्स की वाइफ को भी उठा लिया। तभी अचानक उन पर ज़ोंबीज हमला करते हैं पर रशेल उसे मार कर खत्म कर देती है। इसके बाद रेमी ये भी बताता है कि उसकी बहन अभी इस समय पर स्वान के लीडर की सबसे वफादार औरत है क्योंकि वो उसकी बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब सुनने के बाद रशेल के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ रेमी एक और खुलासा करती है, वो असल में उसे ही ढूंढने के लिए निकला था क्योंकि वो मौरी हंटर की खानदान की है जिस खानदान की उसकी बहन भी है। तुम लोग लड़ सकते हो किसी भी चीज से परंतु बीच में मुझे स्वान ने पकड़ लिया, लेकिन शायद मुझे तुमसे मिलना ही था, इसीलिए हम एक दूसरे के सामने हैं। अभी भी समय है हमारे पास सब कुछ सही करने का। चलो जल्दी चलो और अपनी बहन को बचा लो। इतना बोलने के बाद वो भागने लगता है पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उस पर ज़ोंबीज एक साथ हमला करके उसे खा जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और बाकी लोग उन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसी चक्कर में ट्विटर को एक ज़ोंबी बाइट कर लेता है और इस कारण वो इन्फेक्टेड हो जाती है। जिस जगह पर थे वहाँ एक आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये देख बेन कहता है कि ये जगह दुनिया ने देख रखी है, जिस बात का ये सबूत हेलीकॉप्टर है। अभी तुम जल्दी से काम चलो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे, उसके बाद तुम वो नहीं रहोगे जो तुम अभी हो। पर ट्विटर अब कैंप जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि समय करीब है, इसीलिए वो बेन को गले से लगा लेती है और आगे बढ़ जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी जो कोई भी बच गया वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस हमले की निंदा करते हैं। तभी वहां रशेल आकर बेन को बताती है कि जेम्स ने हमसे झूठ कहा, सब कुछ इस आइलैंड पर हर तरफ सौन फैले हुए और मेरी बहन कहीं गई नहीं है बल्कि वो उन्हें उठा कर ले गए और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़े। यही वजह है कि वो हमें यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। ये सब सुनने के बाद बेन का तो माथा सनक जाता है। वो फौरन जाकर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि आज जो हमला हुआ उसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता था कि हम हमेशा हर हफ्ते एक इंसान उन्हें खाने के लिए देते थे। शायद वो इस सौदे से अब नाखुश है और वो चाहती है कि अब हम उनका खाना बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया, उसी के लिए हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये स्वान के पास एक ऐसी जगह है जिसे ये पैराडाइज बोलते हैं। वहीं ये हमें खाने को स्टोर करते हैं और जो जिंदा लोग होते हैं उन्हें खाते भी हैं। उसी जगह पर हम रशेल को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि उसकी बहन वहीं है और इसी मौके का फायदा उठाकर हम उन्हें उसी जगह पर हमला करेंगे और हो सके तो ग्रीनर को भी मार देंगे जो स्वान का सरदार है। पर इन तीनों में से कोई भी इस प्लान के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने साथी की जान को खतरे में डाले। पर जेम्स को खुद पर भरोसा है, इसीलिए वो कहता है कि बाद में वो उसे इस फैसले की तारीफ करेंगे। रात होने पर जेम्स इन सभी को एक पुराने अतीत से रूबरू करवाता है। कैसे ये सब शुरू हुआ। उसका कहना था कि जब ये महामारी शुरू हुई दुनिया में तो वो और उसके साथ कुछ लोग यहाँ आए थे जिसने ग्रीनडी और उसकी बहन स्टेसी भी थी। लेकिन कुछ दिन बाद ग्रीनडी की तबीयत बिगड़ने लगी और एक दिन अचानक से वो कोमा में चले गए। एक औरत उसके पास हमेशा बाइबल लेकर बैठी रहती थी, कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी, जिससे कि अचानक से कुछ सालों बाद वो ठीक हो गया और वो औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन थी जो बहुत ही अच्छी थी। सब उसे काफी लगाव रखते थे, लेकिन न जाने ग्रीनडी ने उसके दिमाग में क्या भर दिया। उसके बाद वो उसके साथ ही रहने लग गई। फिर साथ ही अलग कबीला बना लिया जहां वो लोग उन हैवानों को पूजा करते हैं, फिर जिंदा लोगों को खाते भी हैं। इसके बाद ये लोग रशेल को प्लान के मुताबिक स्वान के अड्डे पर लेकर जाते हैं जहां वो उन्हें देख हैरान हो जाता है। पर जब जेम्स बताता है कि वो महारानी की बहन को लेकर आया है तो सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। स्टेसी पहली बारी सामने आती और अपनी बहन को देखती है तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ जेम्स उनके सामने एक शर्त रखता है, हमें हमारी बोट लौटा दो ताकि हम यहाँ से निकल सके, वरना हम इसे मार देंगे। स्टेसी बिना कुछ सोचे समझे उनकी शर्तों को मान जाती है क्योंकि उसे उसकी बहन जो चाहिए थी। लेकिन जेम्स के लोग वहां जाने लगते हैं। तभी ग्रीनडी अपने लोगों से कहकर उन पर हमला करवा देता है और सभी को कब्जे में ले लेता है। अब यहाँ स्टेसी अपनी बहन से बात करती है और उससे कहती है, तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। हमारे ईश्वर ने चुना है ताकि हम इस धरती को फिर से पवित्र बना दें। यहाँ तक कि वो उसे ज़ोंबी बनने का फायदे भी गिनवाने लगती है। कैसे तुम्हें भूख प्यास से कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम आज़ादी से जियोगी सालों साल। पर रशेल अपनी बहन को समझाती है कि वो पागल हो चुकी है, उसने अपने होशो आवाज को खो दिया है।
पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके सर पर तो भूत सवार था। इधर इस तरफ ट्विटर और बेन दोनों को जिस केज में बंद करके रखा हुआ है उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बी थे जो उसे खाने की तलाश में है। लेकिन ट्विटर बाहर से केज की चाबियों को ले लेती है जो उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी के पास थी। अब सुबह हुई तो ज़ॉम्बी वहां से दूर चले जाते हैं। ये लोग उस केज को बाहर आए तो देखे तो सब कुछ तबाह हो चुका है। जो कुछ भी वहां जेम्स और उनके लोगों ने बनाया था, सिर्फ एक नक्शा मिलता है उन्हें जिसकी मदद से वो अब ग्रीनरी की बस्ती की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि उन्हें अपने साथियों को बचाना है इसीलिए वो उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। एक सुरंग की मदद से ये लोग उस बस्ती में पहुंचते हैं जहां काफी सारे स्पीकर लगे हुए थे जिन्हें ग्रीनरी अपनी धार्मिक स्पीच देता है जिसमें वो कहता है कि वो अमर है और तभी मरेगा जब ईश्वर उसे खुद नीचे लेने के लिए आएंगे। तब तक ये लोग उस जगह के काफी अंदर पहुंच जाते हैं। फिर ग्रीनरी एक एक करके लोगों को मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हैं। इस बीच हम ग्रीनरी को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ बैठकर मांस खा रहा है, वो भी जेम्स का जो जिंदा है, लेकिन उन्होंने उसे मार मार कर अधमरा कर डाला है। और उन्हीं के साथ में रिशेल भी थी जो ये सब देख खुद को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि ये चीजें काफी भयानक होती जा रही है। ये सब दूर से छुप कर ये दोनों भी देख रहे थे। अभी ये उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ काफी लोग हैं। अब ग्रीनरी रिशेल को ले जाकर उस पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है ताकि वो भी उसकी तरह अमर बन जाए। इससे पहले कि ये दोनों हमला करते, जितने भी लोग वहाँ थे उन्हें खत्म करके रिशेल को लेकर वो बाहर आ जाते हैं। इस बीच बेन को एक चीज नजर आती है जो बेहद ही अजीब थी। दरअसल ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक एक्लॉइड है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला बल्कि उन पर तो एक न्यूक्लियर हमला हुआ है जिसके कारण वो ऐसे बन गए। वो सिर्फ उड़ सकते हैं और तैर सकते हैं, बाकी उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा है तो बाकी के लोग जिंदा कैसे रह गए? वो क्यों नहीं मरे उस न्यूक्लियर हमले में? या फिर हो सकता है कि उन्हें यह आइलैंड मिल गया हो जहाँ पर जीवन अभी भी जीवित है। लेकिन इतना तो हमें पता चल गया है कि ट्विटर अभी तक ज़ॉम्बी इसलिए नहीं बनी क्योंकि असल में उसे एक्लॉइड ने काटा था, ना कि ज़ॉम्बी ने। इस बीच ट्विटर को गोली लग जाती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और आगे बढ़कर उन सभी को मारने जारी रखती है। कुछ ही देर बाद वो उस गेट तक पहुंच गई जहां पर ग्रीनरी अपनी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को कैद किया था। लेकिन तभी वहां पर बेन और रिशेल आकर उससे बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, जिसने उसे काटा वो ज़ॉम्बी नहीं था। पर ट्विटर उसकी बात सुन नहीं पाती और खुद को उस बॉम्ब से उड़ा लेती जिससे कि वो सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। और ये देखने के बाद रिशेल का गुस्सा तो आसमान पर चढ़ जाता है। वो सीधा ग्रीनरी के पास पहुंची और उसे खूब मारा। फिर अंत में उसका सर पर शूट करके इस पूरे आइलैंड की कहानी को खत्म कर दिया। सुबह हुई तो हमने देखा रिशेल, बेन और स्टेसी तीनों ही अब इस द्वीप से बाहर जा रहे हैं। परंतु स्टेसी के पीठ पर हम जख्म के निशान को देख पाते हैं जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जरूर कुछ तो है जो बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप ये मत भूलिए कि उसके पेट में जो बच्चा है वो ग्रीनरी का है, जो शायद उसी एक्लॉइड के परिवार का हिस्सा हो। और क्या वो बच्चा एक्लॉइड के परिवार का है? इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट